हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम उपभोग फलन के निर्धारक तत्वों की चर्चा करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। हमने अभी तक उपभोग फलन का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि उपभोग आय पर निर्भर करता है। आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि की तुलना में कम होती है। विद्यार्थियों, विभिन्न देशों में किए गए बहुत से अध्ययनों से इस परिकल्पना को समर्थन मिला है कि उपभोग व्यय तथा आय के बीच में स्थिर संबंध है, परंतु अन्य कारक के प्रभावों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। कीन्स ने स्वयं जनरल थ्योरी में कहा कि कोई भी समाज उपभोग पर कितना खर्च करता है, यह अंशतः उसकी आय की मात्रा पर, अंशतः अन्य संबंधित वस्तुपरक परिस्थितियों पर तथा अंशतः समाज में रह रहे लोगों की व्यक्तिपरक आवश्यकताओं पर या उनकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों व आदतों पर तथा उनमें आय के वितरण के नियम पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कीन्स के अनुसार उपभोग 3 प्रकार के तत्वों से प्रभावित होता है। आय स्तर, जिसमें हम देख चुके हैं कि C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। हम विस्तृत रूप से उपभोग फलन की चर्चा कर चुके हैं। उपभोग फलन को निर्धारित करने वाला दूसरा तत्व है व्यक्तिपरक तत्व, सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर्स में हम अर्थव्यवस्था के आंतरिक तत्वों को शामिल करते हैं। इसमें हम मानव प्रकृति की मनोवैज्ञानिक विशिष्टताएं, सामाजिक व्यवहार तथा संस्थाएं व सामाजिक प्रबंध को शामिल करते हैं। विद्यार्थियों, अल्पकाल में वस्तुपरक तत्व हैं, यह प्रायः स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम इसमें मानव की मनोवैज्ञानिक विशिष्टताएं, सामाजिक व्यवहार, संस्थाओं इत्यादि को शामिल करते हैं, जिनमें अल्पकाल में परिवर्तन नहीं होता है। व्यक्तिपरक तत्व उपभोग फलन के ढलान तथा स्थिति को निर्धारित करते हैं। हम व्यक्तिपरक तत्वों के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रयोजनों की चर्चा करते हैं जो व्यक्तियों को आय का खर्च करने से रोकते हैं। इनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। व्यक्तिपरक कारकों को हम 2 भागों में रख सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयोजन, इंडिविजुअल मोटिव्स। इसमें हम ले सकते हैं एहतियात यानी प्रिकॉशन, जिसका मतलब है अनदेखी व अप्रत्याशित विपदाओं से बचने के लिए धन एकत्रित करने की आवश्यकता। इसके कारण व्यक्ति आय का खर्च कम करता है। दूसरा है दूरदर्शिता, फोरसाइट, जिसका मतलब है कि भविष्य में आय तथा व्यक्ति के बदलते संबंधों को ध्यान में रखते हुए बचत की आवश्यकता, जैसे वृद्धावस्था के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, परिवारजनों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत की जो आवश्यकता होती है, उसको हम दूरदर्शिता के श्रेणी में रख सकते हैं। दूरदर्शिता का जो प्रयोजन है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। तीसरा जो प्रयोजन है वह है गणना या अनुमान, जिसका मतलब है कि ब्याज पर बचत उठाकर भविष्य में अधिक आय कमाने की इच्छा होना, ताकि भविष्य में अधिक उपभोग का स्तर प्राप्त किया जा सके। चौथा जो उद्देश्य है वह है सुधार, इम्प्रूवमेंट, जिसका मतलब है
धीरे धीरे बढ़ते हुए व्यय स्तर का आनंद उठाने की इच्छा, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन स्तर में सतत सुधार की इच्छा रखते हैं। अगला व्यक्तिगत प्रयोजन हो सकता है स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि अपनी इच्छा से काम करने की स्वतंत्रता इस इंडिपेंडेंस मोटिव के अंतर्गत हम रखते हैं। फिर है उद्यम एंटरप्राइज, जिसका मतलब है कि सट्टेबाजी या व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए साधनों की व्यवस्था करना। अगला उद्देश्य हो सकता है अभिमान, जिसका मतलब है अपनी अगली पीढ़ियों के लिए विरासत में धन और संपत्ति छोड़कर जाने की लालसा। अगला है लोलुपता, जिसका मतलब है कि अपनी कंजूसी की हवस को पूरा करना। इसका मतलब ये है कि व्यय पर रोक लगाना, उपभोग पर रोक लगाना। तो कीन्स ने ये 8 प्रयोजन बताए हैं जो व्यक्ति को अपनी आय को व्यय करने से रोकते हैं। ये व्यक्तिगत प्रयोजन हैं। इसके अलावा हम दूसरी कैटेगरी में बिजनेस मोटिव्स, व्यावसायिक प्रयोजनों को शामिल कर सकते हैं। व्यावसायिक प्रयोजन के अंतर्गत हम ले सकते हैं उद्यम का प्रयोजन, एंटरप्राइज मोटिव, जिसका मतलब है कि बड़े बड़े कार्य करने और विस्तार की लालसा रखना। अगला प्रयोजन हो सकता है तरलता का प्रयोजन, जिसका मतलब है आपातकालीन स्थितियों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए धन संपत्ति को तरल रूप में रखना, आय को तरल रूप में रखना। अगला उद्देश्य है आय की वृद्धि, इनकम रेज। इसका मतलब है अपेक्षाकृत अधिक आय प्राप्त करने तथा प्रबंध में सफलता को दर्शाने के लिए आय रखना। और फिर अगला मोटिव है वित्तीय दूरदर्शिता, जिसका मतलब है कि जो मूल्यह्रास या अप्रचलन की स्थितियों को सामना करने के लिए समुचित वित्तीय व्यवस्था अपने पास रखना, यानी मोटिव ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस, वित्तीय विवेक पूर्णता का प्रयोजन। तो ये प्रयोजन व्यावसायिक प्रयोजन होते हैं और इनके कारण व्यक्ति या जो व्यवसायी हैं वह अपनी आय को कम व्यय करते हैं। विद्यार्थियों, ये सभी जो मोटिव हैं या ये सभी तत्व हैं वह अल्पकाल में स्थिर रहते हैं और उपभोग फलन को स्थिर रखते हैं। इसके बाद जो अगला तत्व है जो उपभोग फलन को प्रभावित करता है वह है वस्तुपरक तत्व, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। कीन्स कहते हैं कि ये तेजी से परिवर्तित होते हैं तथा उपभोग में महत्वपूर्ण विचलन ला देते हैं। और इन फैक्टर्स में, इन तत्वों में हम निम्न को शामिल करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं मजदूरी के स्तर में परिवर्तन। कीन्स ने इसके लिए 5 तत्व बताए हैं। तो हम सबसे पहले कीन्स के अनुसार जो उपभोग फलन को निर्धारित करने वाले वस्तुपरक तत्व हैं, सबसे पहले हम उसको ले रहे हैं मजदूरी स्तर में परिवर्तन। यदि विद्यार्थियों मजदूरी बढ़ जाती है तो उपभोग फलन ऊपर की ओर सरक जाता है, क्योंकि हम जानते हैं श्रमिकों की जो उपभोग प्रवृत्ति है वह ऊंची होती है और यदि उनकी मजदूरी बढ़ती है तो उनकी आय बढ़ जाएगी। आय बढ़ने से वह अधिक व्यय को करेंगे। तो मजदूरी स्तर में परिवर्तन होने पर उपभोग फलन में परिवर्तन आता है। और यदि मजदूरी में परिवर्तन के साथ साथ यदि कीमत स्तर में भी परिवर्तन होता है, जैसे मजदूरी में वृद्धि होने पर कीमत स्तर भी बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में जो श्रमिकों की जो वास्तविक आय है वह यदि घट जाती है तो उपभोग स्तर नीचा हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तत्व है अप्रत्याशित लाभ या हानि। यदि स्टॉक मार्केट में अप्रत्याशित लाभ या हानि होती है
तो उससे उपभोग फलन ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है। जो पूंजी लाभ होते हैं, कैपिटल गेन्स होते हैं, वो अक्सर अप्रत्याशित होते हैं और जब और उनको हम जो हमारी नेट इनकम की जब हम गणना करते हैं, जो मतलब रेगुलर इनकम होती है, उसमें हम उनको प्राय शामिल नहीं करते। तो जब कैपिटल गेन्स होते हैं, पूंजीगत लाभ होते हैं, तो उससे उपभोग फलन बढ़ जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और यदि हानि होती है तो जो उपभोग फलन है वह नीचे की ओर सरक जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अप्रत्याशित लाभ और हानि है वह भी उपभोग फलन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन है वह भी उपभोग फलन को प्रभावित करते हैं। राजकोषीय परिवर्तनों में हम ले सकते हैं सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, कराधान नीति है, और सरकारी व्यय। यदि सरकार कर बढ़ाती है या भारी करारोपण करती है तो उससे क्या होगा विद्यार्थियों, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, यानी जो खर्च करने योग्य आय है वह कम हो जाती है और उपभोग फलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यदि सरकार कल्याणकारी कार्यक्रमों पर, वेलफेयर प्रोग्राम्स पर अधिक व्यय करती है, सार्वजनिक व्यय करती है, तो जो उपभोग फलन है वो उसको अनुकूल रूप में प्रभावित होगा, यानी जो उपभोग है, व्यय है, वह बढ़ जाएगा, उपभोग फलन है वह ऊपर की ओर सरक जाएगा। तो राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन भी उपभोग फलन को प्रभावित करते हैं। फिर है प्रत्याशाओं में परिवर्तन, यानी जो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस, ये भी उपभोग प्रवृत्ति पर प्रभाव डालते हैं। यदि मान लीजिए भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका है तो या निकट भविष्य में युद्ध शुरू होने का भय है या जो वस्तुएं हैं उनकी भविष्य में पूर्ति सुलभ नहीं होगी, वस्तुएं दुर्लभ हो जाएंगी, तो कीमतों में बढ़ने की प्रत्याशा से लोग वर्तमान में वस्तुओं का संग्रह करना शुरू कर देते हैं और उपभोग बढ़ जाता है और लोग अपनी चालू आवश्यकताओं पर अधिक व्यय करते हैं, अधिक क्रय करते हैं। और यदि भविष्य में कीमत घटने की आशंका है तो जो परिवारजन हैं, वह हाउस होल्ड्स हैं, वह उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित कर देते हैं। तो प्रत्याशाओं में होने वाला परिवर्तन भी उपभोग को प्रभावित करता है। इसके अलावा ब्याज दर में भी परिवर्तन उपभोग फलन को प्रभावित करता है और जो ब्याज दर है वह अप्रत्यक्ष रूप से उपभोग फलन को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसको हम सरल रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो व्यक्ति हैं वह हायर परचेज पद्धति पर, किराया खरीद पद्धति पर जैसे टिकाऊ वस्तुएं खरीद रहे हैं और यदि ब्याज दर बढ़ती है तो उनकी किस्त का भुगतान, ब्याज का भुगतान बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में उपभोग फलन नीचे सरक जाएगा और यदि ब्याज दर कम होती है तो उपभोग बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार अन्य तत्व भी उपभोग फलन को प्रभावित करते हैं, जिनमें हम ले सकते हैं आय का वितरण। यदि राष्ट्रीय आय का जो स्तर है, निरपेक्ष स्तर है, वह अपरिवर्तित रहे तो आय के पुनर्वितरण के द्वारा भी हम उपभोग को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो आय की जो असमानता होती है, यदि आय में असमानता होती है तो बचत का स्तर अधिक होगा। किसी देश में यदि आय की जितनी अधिक असमानता होगी बचत का स्तर उतना ही अधिक होगा, क्योंकि हम जानते हैं धनिक
वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति कम होती है, निर्धन वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। यदि धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर आय का हस्तांतरण किया जाए तो बचत में कमी होगी और उपभोग बढ़ेगा। तो इस प्रकार आय के वितरण में परिवर्तन होने पर भी उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। और क्योंकि जो ये समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो कम आय वाले लोग हैं वो आमतौर पर अपनी पूरी आय उपभोग वस्तुओं की खरीदारी पर खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो आय है वो लगभग जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही होती है। और धनी लोग जो आवश्यक उपभोग पर या अनावश्यक उपभोग पर व्यय करने के बाद भी काफ़ी अधिक बचत कर लेते हैं। तो आय का वितरण भी उपभोग को प्रभावित करता है। इसके अलावा निगमों की वित्तीय नीतियाँ भी जो उपभोग को प्रभावित करती हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज भी प्रभावित करती हैं। यदि निगम अवितरित लाभ के रूप में अधिक धनराशि रखते हैं तो शेयर होल्डर्स को कम आय प्राप्त होगी और उससे उपभोग भी कम होगा, उपभोग फलन नीचे सरक जाएगा। इसके अलावा बचत विषयक मनोवृत्ति भी उपभोग को प्रभावित करती है। यदि लोग वर्तमान उपभोग की अपेक्षा भावी उपभोग को ज़्यादा महत्व देते हैं तो लोग अधिक बचत करेंगे और उपभोग फलन नीचे की ओर सरक जाएगा। इसी प्रकार यदि सरकार उपभोग फलन को नीचा रखने के लिए अनिवार्य जीवन बीमा, भविष्य निधि कोष, सामाजिक बीमा स्कीम्स का संचालन करती है तो भी उपभोग कम होगा, क्योंकि इन सब से बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, उपभोक्ताओं को साख सुविधा मिलना भी, यानी आसानी से जो टिकाऊ और अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध होना भी उपभोग को प्रभावित करता है। यदि आसान साख सुविधाएं हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं लोगों को आसानी से कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के लिए, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए आसान शर्तों पर यदि उपलब्ध कराती हैं ऋण, तो भी उपभोग फलन अनुकूल रूप से प्रभावित होता है, यानी उपभोग बढ़ता है। इसके अलावा एक और है फैक्टर जो उपभोग फलन को प्रभावित करता है, वह है हम यहाँ इसकी चर्चा कर रहे हैं ड्यूशनबरी सिद्धांत। यानी उपभोग फलन के सिद्धांतों में हम उच्च अध्ययन में पढ़ेंगे, जिसमें ड्यूशनबरी का जो सिद्धांत है उसमें ये बताया गया है कि लोगों का जो व्यवहार है वह अपने से जो धनी व्यक्ति है उसके उपभोग स्तर का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, जिसको ड्यूशनबरी ने प्रदर्शन प्रभाव के अंतर्गत रखा है। और उन्होंने कहा कि लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वह निरंतर अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे उपभोग स्तर की ओर बढ़ें और वो अपने धनी पड़ोसियों के उपभोग आदर्शों का अनुसरण करते हैं। यानी जो लोगों के जो उपभोग अधिमान है, कंजम्पशन प्रेफरेंसेस हैं, वो परस्पर एक दूसरे के निर्भर होते हैं और प्रदर्शनकारी प्रभाव उपभोग फलन को ऊपर की ओर सरका देता है। और उनका जो उनकी कंजम्पशन फंक्शन की जो हाइपोथेसिस है उसमें उन्होंने पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस को भी लिया, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी समाज जब एक बार एक विशेष आय स्तर पर अपने उपभोग को पहुंचा लेता है तो मंदी के दौरान भी अपेक्षाकृत वह नीचे स्तर पर नहीं आता है, चाहे उसे चालू बचतों में कमी करनी पड़े और वह अपने पुराने उपभोग स्तर पर कायम रखने की कोशिश करता है। तो ड्यूशनबरी सिद्धांत भी उपभोग फलन के बारे में एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान करता है।
यानी जो लोगों में जो प्रदर्शन प्रभाव के तहत उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है वह भी उपभोग फलन को प्रभावित करती है, और उनकी जो परिकल्पना है वो सापेक्ष आय परिकल्पना कहलाती है, और कीन्स की जो उपभोग फलन संबंधी परिकल्पना है वह निरपेक्ष आय परिकल्पना कहलाती है। तो ये विभिन्न तत्व हैं जो उपभोग फलन को निर्धारित करते हैं, उसकी स्थिति और ढलान को, स्लोप को निर्धारित करते हैं, जिनकी हमने अभी चर्चा की। तो मुख्य रूप से उपभोग फलन के जो निर्धारक तत्व हैं विद्यार्थियों, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: आय स्तर और व्यक्तिपरक तत्व सब्जेक्टिव फैक्टर, और वस्तुपरक तत्व ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो ये सभी तत्व उपभोग फलन को प्रभावित करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।